अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। आज से हम आपके लिए मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल से के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में होगा ये कि आम उमूमी 5 सवालात हम अपने उस्ताद पीर मुर्शिद डॉक्टर बुलंद इकबाल से पूछेंगे और उन 5 सवालात पर उनसे बात करेंगे। तो जैसे कि आजकल हमारे गिरदो नवाह में फिक्री पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब से कि सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? थैंक यू शहजाद, आपने मुझे इस लायक समझा। शहजाद, पहले तो मैं आपका भी तारुफ कराता चलूँ। नाज़रीन कराम, शहजाद अभी डॉक्टर बने हैं और मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और उसके अलावा इनकी सियासत पर, फ़िलासफ़ी पर, साइकोलॉजी पर और इन जनरल कई एक सब्जेक्ट्स पर बड़ी गहरी, बड़ी वाइड नज़र है। और बहुत अच्छे ये अपने जो एक पख्तूनख्वा सर्कल है उसमें लेक्चर्स अरेंज करते हैं और बहुत काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। ख़ुसूसन एक बड़ा लर्निंग एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। मुझे भी इन्होंने मौका दिया था कि मैं एक लेक्चर दे सकूं वहाँ पर। एनीवे, बहुत शुक्रिया आपका अपने शहजाद। आपने फरमाया कि पोलराइजेशन से क्या मुराद है। भाई देखिए, पोलराइजेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, दो मुख्तलिफ लोग हैं और उनकी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है। भाई, राय मुख्तलिफ होती हैं लोगों की, और राय मुख्तलिफ रखना क़तई नेचुरल है। ये किसी भी सोसाइटी की डाइवर्सिटी को शो करता है। ये दरअसल डेमोक्रेसी की ज़रूरत को मुतय्यन करता है। इसके बगैर तो किसी भी फ़र्द की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा ना। तो आइडियोलॉजिकल होना तो किसी भी शख्स का एक प्राइम हक है। मगर पोलराइजेशन एक अलग चीज़ है। पोलराइजेशन के दौरान तो दो ग्रुप या दो अफराद या इस तरह से बन जाते हैं सोसाइटी में, जो एक तो किसी एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते, ठीक है, मगर एक अंधा ईमान भी रखते हैं कि वो या दूसरा ग्रुप जो है सरासर गलत और गुनाह के रास्ते पर है। यानी पॉलिटिकली, फिलोसफिकली, रिलीजियसली, इथिकली बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना कि इरिडीमेबल है, यानी कि बेहतरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी कि दुरुस्त होने के लायक ही नहीं है, यानी कि सरासर गुनाह के रास्ते पर है। तो ये पोलराइजेशन के अंदरून खाना धागे मुझे सियासी स्ट्रक्चर से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि आजकल की जो कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स है, वो जिस तरह के इंप्रेशंस अपने प्रीवियस पॉलिटिशियंस से उन्होंने लिए हैं, खुसूसन उन पॉलिटिशियंस से जो अपने तय नुमाइशी तौर पर या वक्ती तौर पर ज़रूर कामयाब हो गए, मगर उनके असरात तारीख में बड़े ही बुरे आए। यानी कि उसके रिजल्ट्स के नतीजे में सोसाइटी में बड़ा डैमेज हुआ, बड़ा खूनम खून हुआ, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री बॉल कैसे मैं कहूँगा कॉन्टामिनेट हुई। और उनके तो खैर इल्म में नहीं है क्योंकि वो तो चले गए। मगर हमारे जो आज के दौर के कॉन्टेम्प्रेरी जिसको हम कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें कई एक फैक्टर्स हैं, अगर मैं मुख्तसरन कहूँ। उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, उनकी आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स, मास मीडिया का रोल है, और नेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपना स्ट्रक्चर प्ले करती है, अपना रोल प्ले करती है, उनका इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये सारे मिलकर इस पूरी पोलराइजेशन को सोसाइटी में डेवलप करते हैं। पोलराइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि पॉपुलिस्ट किस्म की जो लीडर्स होते हैं या पार्टी होती है, वो है जो मेजर रोल प्ले करती है, और उसके असरात हमें हर जगह नज़र आते हैं। लैटिन अमेरिका में आपको वेनेजुएला के जो लेट प्रेसिडेंट थे शेवेज, या स्पेन के अंदर पूरी पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉडेमोस पार्टी कहलाती है, या ग्रीस के अंदर हमको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये सारे के सारे लेफ्ट के तरफ के हमें लोग नज़र आते हैं, पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं। बिल्कुल ऐसी राइट की तरफ अगर आप देखें तो आपको बड़ा नाम तो इन्हीं का ही नज़र आ जाएगा, अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का, यूएस का, और या फिर हंगरी में विक्टर ऑर्बेन, या फिर फ्रांस में मैरीन ली पेन। इस किस्म के नाम आपको नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल
आपको उन्वानात देते हुए मिलेंगे, एक ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज किस्म के, जैसे कि एंटी इमिग्रेंट या फिर नेटिविज्म या फिर बड़ा ही अथॉरिटेरियन किस्म का इनका स्ट्रक्चर होगा सोसाइटी के लिए। और इस पर कई एक किताबें भी लिखी गई हैं। मैं पिछले दिनों बल्कि एक किताब का थोड़ा बहुत सरसरी मैंने मुताला किया, डॉक्टर मोफिफ नाम था उनके राइटर का, ग्लोबल राइज ऑफ पॉपुलिज्म किताब का नाम था। तो उसमें उन्होंने कई एक बातें खुलकर की। उन्होंने कहा कि पिछले 25-30 सालों में ये सारा सिलसिला बहुत ज़्यादा फैल गया है। पहले भी था मगर अब ज़्यादा फैल गया। और इसकी फिर कई एक उन्होंने मिसालें दी, मतलब उन्होंने जो ड्यूरेफ, क्या नाम है उनका, प्रेसिडेंट ड्यूरेट फिलिपीन के, या फिर ट्रंप, इनके तस्करी किए, बताया कि किस तरह से ये पॉलिटिशियंस जो हैं क्या टैक्टिक्स, क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से एक एंटी पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, और किस तरह से एंटी इलीट, और किस तरह से एक निगेटिविज्म को स्प्रिट किया जाता है, किस तरह से अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावरफुल इन्फ्लुएंस को शो किया जाता है, किस तरह से डेमोक्रेसी का जो एक स्टैब्लिश स्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम और मॉडर्न गवर्नमेंट का जो है उसके अगेंस्ट बात की जाती है। तो यूं एक पूरा का पूरा एक शेप डेवलप किया जाता है, और इसकी मिसालें हमें हर जगह मिल जाती हैं। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो यही पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है। या पोलैंड में चले जाइए, जर्सोला काजुस्की है, या तुर्की के तबीब क्या नाम है उनका, तैयब ओरेगान, ओरेगन, ओरेगन तो ओरेगन से याद रखता हूँ। तो इस किस्म के पॉलिटिशियंस से आपको नजर आएंगे, ये बड़े इलेक्टोरल सिस्टम के पसंदाज होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू काम करते हैं, सोशल मीडिया का रोल प्ले के अंदर रोल प्ले करते हैं, जुडिशरी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, कोर्ट्स के अगेंस्ट बात करते हैं। मतलब एक मॉडरेट बिहेवियर जो होता है, एक टॉलरेंस बिहेवियर जो सोसाइटी का होता है, उसको क्रश कर देते हैं। एक निगेटिव किस्म का एक पूरी पूरी साइकिल डेवलप कर देते हैं। और इसके अंदर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का भी रोल होता है, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। और ये चीज़ इतनी स्प्रेड कर जाती है। पाकिस्तान के कई एक पॉलिटिशियंस हैं जिनकी तरफ आप सोच सकते हैं किस तरह से अपने अपोनेंट्स के खिलाफ नारे बनाए जाते हैं, उनके जोक्स बनाए जाते हैं, उनके कार्टून्स बनाए जाते हैं, उनके मजाक उड़ाया जाता है, और पीछे से मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली जाती हैं ताकि एक सीरियस कैरेक्टर उनका डेवलप ना हो पाए, हर चीज़ को मजाक बना दिया जाए। तो इस तरह से, और फिर इस कदर गुस्सा, इस कदर रेज, इस कदर गाली गलोच होती है उसमें कि वो डिस्टेंसेस जो सोसाइटी में क्रिएट होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी आसानी से डिवाइड हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। और इस हद तक हो जाती है कि एक पॉलिटिशियन, बल्कि यूँ कह लीजिए कि एक कम्युनिटी के अंदर का एक शख्स जो अगर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, तो वो दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों में अपनी बच्ची की शादी नहीं करेगा, या फिर उन लोगों से बिजनेस नहीं करेगा जो दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुताल्लिक़ है। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो पोलराइज हो रही है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसके आपको असरात नज़र आ रहे हैं। सर, आपने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात की। सर, अगर आप इसकी नफ्सियाती नफ्सियाती मसलों पर या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है इसकी नफ्सियात पर रोशनी डालें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे ज़हन में है कि कौन से फंडामेंटलिज़्म के फ़ीचर्स हैं ऐसे जो उसके सारे साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट को कम से कम ये नज़र में शो करते हैं कि किस तरह से फंडामेंटलिज़्म इधर रोल प्ले करता है इन द फ्रेम ऑफ थिंकिंग। ड्यूअलिस्टिक थिंकिंग जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है, वो फंडामेंटलिस्ट जो हैं बड़े इंक्लाइंड होते हैं, बड़े बाइनरी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। We are good, you are bad. Either good or bad, right or wrong. We are here. ये हम हैं, us and against, and this is you. तो एक बहुत ही कम रूम मिलता है हमें इन दोनों तरफ के दरमियान, दोनों तरफ के दरमियान वेरी लिटिल क्वालिफिकेशन, वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटीज, वेरी लिटिल काइंड ऑफ अ रूम ऑफ नुएंस, जिसको हम कहते हैं ना, कोई भी शेडेड डिफरेंसेस नजर नहीं आते, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। इस तरह से फंडामेंटलिस्ट की ड्यूअलिस्टिक थिंकिंग मुझे नजर आई। दूसरी चीज, मुझे पैरानोया बहुत नजर आता है इनकी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, कि एक डीप फीलिंग है सस्पिशियस, शुबे की, एक एक गुस्सा है, एक जारहानापन है, एक रेज है, एक नफरत है अंदर से भरी हुई। फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो आमतौर पर जो दूसरे ग्रुप होते हैं उनके लिए इस तरह से उनका एक सोचने का अंदाज होता है। बहुत ही डिवाइडिंग लाइन है जो बड़ी चौड़ी हो चुकी है। एक पैरानोया उसके अंदर है, एक प्री ऑक्युपाइड, पहले से ही तयशुदा उनके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन मौजूद है, जिसमें ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है।
तीसरी चीज़ जो है वो साइकोलॉजी में हम आमतौर पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एपोकलिप्टिसिज्म। मतलब एक कंटिन्यूअस ऑब्सेशन होता है कि साहब ये सोसाइटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये ह्यूमैनिटी जो है बस ये दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक जो बिल्कुल एक ख़राब दौर चल रहा है ये दिस गोइंग टू बी एंड और उसके बाद एक नया स्टार्ट होगा, एक नई इस एग्जिस्टेंस के बाद एक नई बिगिनिंग होगी। दैट काइंड ऑफ अनरियल जिसका जिसका ताल्लुक रियलिटी से ऑफ कोर्स नहीं है, वो उनके। और फिर चौथी चीज़ आप देखिएगा कि आपको ख़ास नज़र आएगा कि फंडामेंटलिस्ट जो पूरा स्ट्रक्चर है, इनके जो लीडर हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट लीडर हो या फिर वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लीडर हो, जो भी आप सराउंडिंग में देखिए, आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज़ नज़र आएगी कि ये बड़े करिज्मेटिक होते हैं। बड़े बड़ी कल्ट लाइक पर्सनैलिटी होती है, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वो कहते हैं बैठ जाओ तो सब बैठ जाते हैं, वो कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, वो कहते हैं ताली मारो तो यूं कर लो तो यूं कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आ जाओ तो आ जाते हैं। सब के सब उनके पीछे फॉलोअर्स बिल्कुल दुम्बों की तरह, बिना ब्रेन के, बिल्कुल जैसे आ गया कि वो जैसे चल रहे हैं वैसे 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 पीछे पीछे चल रहे हैं। दे डोंट फील लाइक कि कंसिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, क्राइसिस क्या आ सकते हैं। ये जो कल्टिश लीडर है ये हमें सही रुख में भी लेके जा रहा है कि ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, तो इस किस्म का कोई भी सिलसिला नहीं होता। अच्छा, और एक और चीज मैंने देखी कि टोटलाइज्ड कन्वर्जन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। टोटलाइज्ड कन्वर्जन मतलब है कि अगर आप खदरे किसी दूसरे स्ट्रक्चर में हैं, लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हैं, वहां से निकलकर आप किसी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप में शामिल होते हैं, तो टोटलाइज्ड कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके लिए डिवोटेडली जान की कुर्बानी जहाद कर लेंगे। ये जहाद है। ये बड़ा एक कॉमन वर्ड है, जहाद है। मतलब दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, करना है ये, मेरे खातिर आपको करना है। और वो टोटलाइज कन्वर्टाइज हो जाएंगे। जो पूरा कन्वर्जन एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा उनके अंदर। किन में? ये जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। इवन अगर वो एपैथिक भी होंगे, लाइक वैसे अगर जनरली वैसे नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब वो कन्वर्ट होंगे तो दे आर कंप्लीटली कन्वर्टेड। सर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यार इसी सिलसिले में पूछते हैं तीसरा सवाल। सर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने हम इंसानों के दिमाग को किस तरह हाईजेक किया है? देखिए, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म किस तरह से ब्रेन को हाईजैक करता है, आप डॉक्टर हैं और मेरा ख्याल है इस बात को और भी हम देख लेंगे, खोल लेंगे इसे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि रिलीजन जो है उसमें दो तरह की प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं। एक है ज़रा मॉडरेशन किस्म की प्रैक्टिस, जिसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, और ये मैं समझता हूँ किसी हद तक ज़रूरी भी है किसी आदमी के वेलबींग के लिए। मेंटल वेलबींग की बात कर रहा हूँ, या एक पर्सनल लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए, दैट्स फाइन। लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो असल में शुरू होता है उस फर्म बिलीफ से जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी के ऊपर, या फिर रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर, या फिर लीडर्स पर। वो एब्सोल्यूट जो एक बिलीव होता है, वो जो ब्लाइंड बिलीव होता है, खुसूसन टेक्स्ट के ऊपर और लीडर के ऊपर, वो प्रॉब्लम करता है फंडामेंटलिज्म के लिहाज से। तो फंडामेंटलिज्म जो है वो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग को, साइंटिफिक जो एविडेंसेस हैं उनको चैलेंज करता है। क्यों? इसलिए कि वो उनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसलिए वो उसको मुसलसल चैलेंज करता है और डिनायल करता है। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि साहब फंडामेंटलिज्म क्या बीमारी है? मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ पैथोलॉजी, इट इज़ एक्चुअली अ मेंटल पैरासाइट। मैं समझता हूँ ये पैरासाइट है। ये असल में अपने जो इनहेबिट के अंदर जाता है, उस जिसको इफेक्ट करता है, वो उसको किल नहीं करता है, बल्कि उसमें सर्वाइव करता है, उसके अंदर बिहेवियर चेंज लेकर आता है, उसकी एग्जिस्टेंस में उसका सर्वाइवल है। तो इसलिए वो उसको किल नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, जैसे कि एक वायरस को हम कहते हैं बीमारी लग गई मर गया अगला, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आप पहचानेंगे किस तरह से, आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? उसको डायग्नोस करने का तरीका रिवर्स वे में है। लाइक अगर जब आप उस ऐसे शख्स को जो फंडामेंटलिज्म का विक्टिम है, उसको जब आप रिहेबिलिटेट करते हैं, जब आप उसकी आइडियोलॉजिकल जो उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है उसको आप रिज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको ऑल दी वे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरह से वो इफेक्ट हुआ है। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से इफेक्ट हुई है, उसी सूरत में आप जान पाएंगे जब आप उसको रिहेबिलिटेट कर रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैरासाइट किस तरह से होता है, ये पैरासाइट किस तरह से इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल माइंड के अंदर। जिस तरह से कोई वायरस, कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही अभी बॉडी के अंदर जिस तरह से इफेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी इफेक्ट करता है। एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक पैरासाइट जब बॉडी में आता है, जीन
उसकी एक होती है, इन्वायरमेंट उसमें रोल प्ले करता है, उस जेनेटिक पूल में जाकर वो रीडिवाइड होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, रिप्लिकेट होता है और पूरा का पूरा अपनी कॉपी से स्प्रेड करता है। इसकी एक अच्छी मिसाल आपको रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द सेल्फिश जीन, 1976 में आई थी। उसमें उन्होंने मीम का कॉन्सेप्ट दिया था कि मेंटल एनालॉग ऑफ द जीन विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ कल्चर, जो एक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से थ्रू आउट द कल्चर फैलता है, वो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बिहेवियर होस्ट का, जिसके अंदर जब वो मीम एंटर होता है तो किस तरह से बिहेवियर डेवलप होता है, किस उस ऑफ कोर्स वो आइडियोलॉजी रिलीजन है, तो उन्होंने रिलीजन के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो फिर ट्रांसमिट होता है, वो किस तरह से स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अगर वो पावरफुल है तो वो, जैसे कि फंडामेंटलिज्म होता है, तो वो सेल्फ प्रोपोगेशन में चला जाता है और फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो फैलता ही चला जाता है। लेकिन अगर वो वीक है तो वो एक्सटिंक्ट कर जाता है, वो चला जाता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक जो डार्विन की थ्योरी है, बिल्कुल ऐसे ही जब अगर हम उसको सिर्फ एंग्जाइटी और फियर से जोड़ें, यानी ये वही वाली बात के साथ, जब कोई बच्चा छोटा होता है और बड़ा होता है, छोटा होकर जब वो मतलब बच्चा जो जो उसकी ग्रोथ होती चली जाती है तो उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी डेवलप होती है और उसकी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके अंदर मोरालिटी का भी सेंस आ जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके उसके माँ बाप या उसके बहन भाई या उसके लव्ड वन की मौत हो जाएगी या उसकी खुद की भी, तो उसमें एक फेयर, एक एंग्जाइटी आ जाती है और फिर यूं एक नेवर एंडिंग आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट। ये ठीक है कि ये एक रीज़न बनता होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो रिलीजियस कल्चर को, उसके उसके जो पैरासाइटिक स्ट्रक्चर को स्प्रेड करने में मदद करता है। इसमें एक किताब आई थी डैनियल डेनेट की भी, हाउ आइडिया कैन कंट्रोल माइंड। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक ब्रेन जो है वो एक आर्टिफैक्ट बन जाता है। वो इट्स नॉट अ नेचुरल इनहिबिट ऑफ अ नेचुरल आइडियाज, बल्कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर सारे के सारे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो इनहिबिट करती चली जाती है और यूं ब्रेन जो है वो माइंड के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि 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 वो खुद जो है माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ब्रेन इन्वेंट हो गया है। तो अब उसमें से जो आइडियोलॉजी निकल रही है वो माइंड को एक मखसूस डायरेक्शन में ले जाने का सबब बनती है। क्यों? इसलिए कि उसमें जो मीन या जो जो कल्चर जीन आई है वो अब म्यूटेंट हो रही है, वो अपनी कॉपीज डेवलप कर रही है और वो कॉपीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स उसमें बन रहे हैं। उसमें मॉडरेट वेरिएंट भी बन रहे हैं, उसमें सीवियर वेरिएंट भी बन रहे हैं, उसमें बहुत ही पैथोलॉजिकल और बहुत ही लाइक मॉडरेट वेरिएंट, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो मॉरल कोड की बात कर रहे हैं, एथिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे वेरिएंट भी बन रहे हैं जो कि बेहद नो ख़ास तौर पे हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए। बहुत ही रिजिड फंडामेंटल वर्जन्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो डिल्यूजनल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, जो इरेशनल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे मेंटल पैरासाइट्स होते हैं। उन्होंने कहा सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोसेस में जाते हैं और सेल्फ रिप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर इनको उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कंपेयर किया जैसे कि ट्रोजन हॉर्स काइंड ऑफ वायरस जब जाता है कंप्यूटर में और जब वो डाउनलोड होता है और फिर वो कॉपीज़ को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं जिस तरह कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं और जो सारी जो प्रेज़ हैं, मंदिर में जा रहे हैं लोग, चर्च में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तो वो एक किस्म की स्ट्रक्चर में फंसे रहते हैं और फिर उसी को प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, उसी को कम्युनिकेशन से फैला रहे होते हैं। तो यूँ ये सारा का सारा एक प्रोसेस काम करता है और इसकी शक्लें हमें कई जगह मिल जाती हैं। क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के अंदर आपको ये पूरी पैरासाइटिक आइडियोलॉजी मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग उन्होंने रेफर किया, उन्होंने कहा कि साहब एक ऐसी थिंकिंग जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैजिकल थिंकिंग स्प्रेड कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटलिज्म। और साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बड़ी स्ट्रांग होती है क्योंकि ये किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन को अडॉप्ट कर सकती है, अकोमोडेट कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है। इसमें सख्त किस्म का इंचुएटिव बिहेवियर होता है, यानी मैं सही हूँ। इसमें कोई एनालिटिकल, कोई रिफ्लेक्टिव बिहेवियर नहीं होता। तो और फिर डिनाइल, सबसे बड़ी बात ये कि खुसूसन साइंस पे डिनाइल, क्योंकि साइंस जो है वो आपको पता है कि वो तो एम्पिरिकल मेजरमेंट पर हाइपोथेसिस पे बात करती है, तो ये साइंस को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है। क्योंकि साइंस को रिफ्यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इससे ज़ाया हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इसलिए ज़ाया करना ज़रूरी है क्योंकि वो फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को या रिलीजियस थिंकिंग को एनालाइज करेगी और उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये सिलसिला ऐसे चलता है। अब इसका तरीक़ा, आखिरी बात करता चलूँ कि आखिर इसका तरीक़ा क्या है कि किस तरह से हम इसको
इस सेल्फ रिप्लिकेटिव प्रोसेस को समझ सकते हैं, को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फंडामेंटलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, तो भाई इसका एक ही तरीका है, वो ये कि इस पूरी आइडियोलॉजी को, इस पूरी टेंडेंसी को, इस पूरे बिलीफ सिस्टम को एक कंप्यूटराइज्ड स्ट्रक्चर की शक्ल में समझने की कोशिश की जाए। और इस पूरी एनालॉजी को हम जब इन्फॉर्म करेंगे या खुद समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ब्रेन वॉशिंग किस तरह से होती है, किस तरह से वायरसेस रिप्लिकेट करते हैं, किस तरह से आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है, तो उसकी उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, ये तो पूरी दुनिया में फैल भी रही है और पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। देखें देखें शहज़ाद, गांधी जी ने एक बार कहा था कि दोज़ हू बिलीव रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर नॉट कनेक्टेड डोंट अंडरस्टैंड ईदर्स। लाइक उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि रिलीजन क्या है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें, फंडामेंटलिज्म और रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स, ये आपस में कनेक्टेड है। आप एक नज़र डालिए, मैं अभी पिछले दिनों देख भी रहा था, 2012 में एक ऐसी रिसर्च आई थी, तो ख़ुद अमेरिका में किस तरीके से लोग मज़हब में डिवाइडेड थे और किस तरह से वो रिपब्लिकन्स को और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चर्च है, चर्च ऑफ नाज़रीन, उसमें 63% लोग हैं किसी स्टेट के अंदर, या कोई बैप्टिस्ट कन्वेंशन से मुताल्लिक़ है, कोई 64% वहाँ पर है। मैं देख रहा था अमेरिका का कोई चर्च है प्रेस्बिटेरियन, उसमें 60% हैं, या फिर गॉड ऑफ क्राइस्ट का चर्च है, उसमें 75% है, वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ चर्चेज़ की जहाँ पर कलेक्शन थी, उस पर्टिकुलर फेथ के, यानी जो भी क्रिश्चियनिटी के अंडर थे, वो रिपब्लिकन्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। या दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ और जो पॉपुलेशन है, मसलन कहीं पर जहाँ मुस्लिम 62% हैं, या हिंदू 61% हैं, या पर्टिकुलर बुद्धिस्ट हैं लाइक 69% हैं, या फिर अफ्रीकन हैं, चर्च 92% है, वगैरह वगैरह, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह से खुसूसन चर्चेस का रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिहाज से डिवीजन नज़र आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने हिंदुस्तान में आ जाइए, वहाँ आप देख लीजिए किस तरह से डिवीजन नज़र आती है। साफ नज़र आता है ये हिंदुत्व की जो तहरीक आई है, कि हु इज़ हिंदू, ये अपने, आपको याद होगा कि वी.डी. सावरकर जो थे, जिन्होंने हिंदुत्व के ऊपर 1923 में उनकी किताब आई थी, और उसके बाद से ये एक पूरा का पूरा एक सिलसिला चला था, जिसमें उन्होंने गांधी जी और नेहरू की जो एक सेकुलर जो 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 पूरी आइडियोलॉजी थी, उसके अगेंस्ट बात की थी। उन्होंने कहा था कि साहब, प्रो हिंदुत्व पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, और उसके नतीजे में फिर आरएसएस बनी। उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ। आपको नज़र आया है कि किस तरह से हिंदू नेशनलिज्म फैलता चला गया। 1980 के बाद से पूरी की पूरी एक सियासी माहौल हिंदुस्तान का तब्दील हुआ, उससे बड़ा डैमेज आया हिंदुस्तान के अंदर। और ये आपको ये पूरा सोशल मीडिया नज़र आएगा, एक पूरा अगेंस्ट ऑफ काइंड ऑफ एक बिल्कुल वायरस की तरह स्प्रेडेड हर तरफ नज़र आएगा। और ये आजकल तो खैर नरेंद्र मोदी साहब हैं वहाँ पर 2014 से अब तक, जो पोलराइजेशन हिंदुस्तान में डेवलप हुई है वो हमारे सामने है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो जो आज से 20 साल पहले था, ये मुख्तलिफ हिंदुस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने डेलिबरेटरी इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट आई, जो भी थी उनके बैकग्राउंड में, उन्होंने इस्लाम को स्टेबलाइज को एक्सप्लॉइट किया, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ को मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज़ किया, और उसके नतीजे आपके सामने है। पूरी सोसाइटी पोलराइज हुई, शिया, सुन्नी, कादियानी, ये सारे के सारे ग्रुप्स कैसे बने, ऐसे ही बने। तो ये सब तो हुआ। अच्छा, उधर यूरोप में भी ऐसी हाल है। अगर आप जाकर देखें, ब्राज़ील में, कोलंबिया में, इधर बांग्लादेश में, उधर इंडोनेशिया, कीनिया, पोलैंड, तुर्की, हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। यानी इन डेप्थ अगर आप स्टडीज़ करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो उनमें कई एक चीज़ें कॉमन हैं। उनमें ठीक है कि अमेरिका और यूरोप में थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी, लेकिन खुसूसन जैसे कोलंबिया है, कीनिया है, पोलैंड वगैरह है, इनमें आपको लगेगा कि पोलराइजेशन जो है वो उसका पैटर्न कमोबेश एक जैसा ही है। पोलैंड में जरोस्वा कुज़निस्की थे, उन्होंने यही स्ट्रक्चर यूज़ किया। या तुर्की के हमारे जो अर्दोगन साहब हैं, तैयब अर्दोगन, ये उन्होंने ये सब कुछ किया। सब इलेक्टोरल सक्सेस के लिए वो एक एग्रेसिव टेंशन डेवलप करते हैं, अपने अपोनेंट्स को डेमन बनाते हैं, पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को की कर्टेलिंग करते हैं,
और पूरा जैसे मसलन पोलैंड में अगर आप सुनेंगे वो साहब एबॉर्शन के ऊपर बैन कर दो, एक काइंड ऑफ नारेबाजी होती है, एंटी इमिग्रेंट्स की नारेबाजी कर दी इटली में, सारे इटली में। तो ये सारी इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है, और इस इंडस्ट्री को काम करने के लिए सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है। वहाँ पर एक एंटी डेमोक्रेटिक और एक कॉन्फेशनल किस्म की टैक्टिक्स लड़ाई जाती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ किया जाता है, और एक पूरी की पूरी एक वाइब्रेशन तैयार की जाती है, जिसके नतीजे में फंडामेंटलिज्म भी डेवलप होती है, पोलराइजेशन भी डेवलप होती है, और एक पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी डेवलप हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि मैंने अभी इकॉनमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि क्या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर रोल प्ले करता है? आई डोंट नो, मुमकिन है करता हो, इसलिए कि मुझे लगता है यूँ करता है कि इंडिया में तो अलग ही हुआ। इंडिया में जब इकॉनमी जो है वो ग्रो हुई, या फिर मिडिल क्लास ज़्यादा स्ट्रांग हुई, या मिडिल क्लास डेवलप हुई, तो हमने ये देखा कि साहब वो हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव भी ज़्यादा डेवलप होता चला गया। तो इसका कहाँ पर क्या कंपैरिजन है, इस पर स्टडीज़ हैं, मेरा ख्याल है मिल भी जाएँगी, और समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, करप्शन जो है उसका रोल है पोलराइज़ेशन को कम करने का, कि अगर करप्शन कम होगी तो पोलराइज़ेशन कम होगी। जिसको हम पैट्रोनेज बिहेवियर कहते हैं ना, कि फेवरिज़्म वगैरह, इसको कम करना ज़रूरी, तो उससे किसी हद तक पोलराइज़ेशन में कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर जो जो चीज़ हमें साफ नज़र आती है, चाहे वो हम ब्राज़ील में देखें, कि वेनेज़ुएला में देखें, कि कहीं भी देखें, हमें साफ नज़र आता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये सारा का सारा पोलराइज़ेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन, वो डेमोक्रेसी का है और जुडिशरी का है। क्योंकि क्योंकि ये जो पॉपुलिस्ट किस्म के लीडर होते हैं, जब पोलराइजेशन डेवलप करते हैं, जब रेडिकलिज्म डेवलप करते हैं, तो ये जुडिशरी सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, बायस बना देते हैं उसको, अपने 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 लॉयलिस्ट लाना चाहते हैं वहाँ पर, ताकि वो उनके फेवर में फैसला करें। अगर वो प्रेसिडेंटल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो कोशिश करेगा कि वो अपने सपोर्टर्स की हेल्प करे, उसको होल ओवरऑल कंट्री के लिए कोई वो नहीं है। इसी तरह से एक पूरा का पूरा एक टॉलरेंस का और एक मॉडरेशन का जो एक बिहेवियर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पोलराइजेशन के नतीजे में। पूरी सोसाइटी जो होती है, उसके अंदर एक जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और इसमें ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं, इसमें सारी की सारे जो, और ये चीज़ अगर बहुत फैल जाए, तो ऑफ कोर्स डिमोनाइजेशन हो जाती है, ह्यूमन राइट्स की भी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, एक हेट क्राइम और पॉलिटिकल वायलेंस फैल जाता है। और उसकी मिसालें आपको इंडिया में मिलेंगी, जो हुई हैं पिछले दिनों, पाकिस्तान में अक्सर नज़र आती हैं, पोलैंड चले जाइए वहाँ मिल जाएगी, यूनाइटेड स्टेट में भी होती रही हैं, वो ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ क्या क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। तो ये सब चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी। मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल से, ये आखिरी 5वां सवाल। सर, हम इस पोलराइजेशन को ख़त्म किस तरह कर सकते हैं, या इसमें कमी किस तरह ला सकते हैं? इसका मतलब ये जो फ़िक्री पोलराइजेशन है, इसके वजूहात हैं, इसको हम कम से कम किस तरह कर सकते हैं? कैसे काउंटर किया जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें साहब, असल तो बात डायलॉग की होती है, कि रेंजिंग फ्रॉम इट इट काउंटर इफेक्ट इज रेंज फ्रॉम डायलॉग efforts and to have a media reform to some kind of international actions। यही तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली, खुसूसन पोलराइजेशन को काउंटर करने के, कि कैसे आप पोलराइजेशन से अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी सोसाइटी को बचाएं। उसके लिए उसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है पॉलिटिकल पावर को, और इलेक्टोरल रूल्स जो है ना, उनको चेंज करना ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जो एक ऑटोनॉमी जो है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, अमेरिका में लेजिस्लेशन पास हुआ मेन में 2016 में, कि रैंक चॉइस वोटिंग की जाए, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्करेज कर रहा था इस किस्म की निगेटिव कंपेन को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ करती हैं। इसी तरह अगर आप जुडिशल सिस्टम की बात करें, कि जुडिशल एक्शन किस तरह से लेना चाहिए अगेंस्ट द पोलराइजेशन, अगेंस्ट द जो भी मार्जिनलाइजेशन डेवलप हो रही है पोलराइजेशन के नतीजे में, या जिस किस्म की ये सियासत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ के खिलाफ होने की वजह से पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर रही है। तो इंडिया में इसकी मिसाल मिल जाती है, कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अकाउंटेबिलिटी बाज़ाब्ता डिमांड की, कि हेट क्राइम के ऊपर और पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा इन द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसी तरह
पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि यूक्रेन कोई जगह है ना जहाँ पर के प्रेसिडेंट थे लेनिन मरीनो, उन्होंने तो पोलराइज टैक्टिक्स को रिफ्यूज़ करते हुए अपने पॉलिटिकल मोटो को बनाया और उसके नतीजे में उनकी पॉलिटिकल पार्टी को कामयाबी भी। इसी तरह कई जगह आपको मिसालें मिल जाती हैं कि तुर्की में भी ऐसी हुआ कि जो अपोजिशन थी वहाँ की 2019 में, उनके उसमें जो कैंडिडेट थे इस्तांबुल के मेयर के लिए, वो जीते इसी कैंपेन के ऊपर थे कि उन्होंने ये जो डिवीज़न हो रही थी उसको ओवरकम करने की बात की। उन्होंने कहा कि पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म की आपको मिसालें मिलेंगी कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो खुद स्टेप फॉरवर्ड होकर इस किस्म की डिवीज़न को ख़त्म करें, यू नो, और सोसाइटी को पोलराइज होने से बचाएं। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा रोल है वो मैं समझता हूँ जहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का है, जहाँ ये सारे अकाउंटेबिलिटी का है, जहाँ इस किस्म की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का है कि इस किस्म की चीज़ें डेवलप नहीं होंगी जिससे सोसाइटी पोलराइज हो रही है, डिवाइड हो रही है, खुसूसन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के नतीजे में, खुसूसन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नतीजे में, और खुसूसन इस किस्म की जो सारी की सारी एक मैं बीमार शक्ल है उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हम पर है कि हमें सोचना चाहिए कि हम आवाम हमारा क्या रोल है। हमने, क्योंकि हम उस पूरी सोसाइटी का सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर है, हम हैं जो उसको बनाते हैं। तो हमें से कितने लोग हैं जो जो हम अपने अपोनेंट की जो राय है उसको पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं, जो जिनसे हम डिसएग्री करते हैं। हम में से कितने हैं जो वो टीवी चैनल्स देखते हैं जहां हमारी ओपिनियन के खिलाफ डिस्कशन आ रही हो। हम में से कितने हैं जो जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी आती है जिसको हम लाइक करते हैं, जो हमारे आइडियोलॉजी के मुताबिक है, तो हम जस्ट उसको लाइक कर देते हैं। हम उस कतार का हिस्सा बने हुए हैं। हम खुद उसके कंटेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करते कि क्या वजह है कि सोशल मीडिया में एक पर्टिकुलर कंटेंट एक टाइम के फ्रेम के बाद क्यों मुसलसल आ रहा है, और क्यों आ रहा है, और क्यों हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उस लाइन में, उस कतार में ब्लाइंडली शामिल हो जाएं और लाइक करके अपना एक एड्रेनलिन रश कहलाता है ना, वो जो ब्रेन से रिलीज होता है और हमको प्लेजर सेंसेशन देता है, वो दे दे और हम अपनी बात आगे बढ़ा लें। तो हम खुद उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम खुद उसमें उस पोलराइजेशन का हिस्सा हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारा अपना रोल क्या है, और हम खुद तफरीक का सबब बन रहे हैं। तो हम अपने आप को ज़रूर सबसे पहले ज़िम्मेदार बनाएं, उसके बाद फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस की और तमाम बातें करें कि किस तरह से पोलराइजेशन को कम से कम किया जा सकता है और सोसाइटी को एक मॉडरेट सोसाइटी और एक डायलॉग वाली सोसाइटी जहाँ पर एक कम्युनिकेशन और एक ओपन इन्वायरमेंट हो, वो डेवलप किया जा सके। तो मैं यही समझता हूँ। शुक्रिया सर। उम्मीद है कि देखने वालों को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हम आपसे भी सवालात लेंगे, आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पेश कर भी सकते हैं, हम उधर से भी सवालात लेंगे, और हम उमूमी मसलों पर इसी तरह 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।